गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस विषय के अंतर्गत हम हमारे पेपर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे नई नई अपडेट हुई या जो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, आज की कक्षा का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट को अपनी शक्ति को प्रदर्शित करना, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यानी कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र की जो विदेश नीति है वो उसके केंद्र बिंदु में कोई चीज है, वो ये राष्ट्रीय शक्ति से ही अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति कर सकते हैं, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय हित, राष्ट्र शक्ति जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण। आप विश्व के समक्ष क्या जताना चाहते हैं, आप किन हितों की प्राप्ति करना चाहते हैं, ये सब कब होगा? जब आपके पास राष्ट्रीय शक्ति होगी या इसमें वृद्धि होगी, जो भी जिस प्रकार से समझ सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि विदेश नीति होती है, किसी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है, उसकी जो बेस होता है, उसको महत्वपूर्ण होता है। इसलिए चारों तरफ अपने चक्कर लगाते हैं, केंद्रीय बिंदु है वो राष्ट्रीय शक्ति। इस बात को स्पष्ट समझना जरूरी है। इसलिए हम आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय शक्ति के कौन कौन से तत्व हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं भूगोल। अब देखिए, आपको समझना है कि विदेश नीति का निर्माण है, विदेश नीति का संचालन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या भूगोल से क्या लेना है। लेकिन सबसे पहले और सब प्रमुख और प्रधान कोई है तो भूगोल है। किसी भी राज्य की भूगोल बेहद रूप से प्रभावित करती है, उसकी विदेश नीति बेहद प्रभावित करती है। आप हिस्ट्री में जाइए, इतिहास में जाके आप देखेंगे कि जितने भी विश्व में युद्ध हुए हैं, विश्व में संधियां हुई है, विश्व में जो भी घटनाक्रम हुआ है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई? तो भूगोल ने निभाई। आप फ्रांस के इतिहास में भाग देखेंगे तो नेपोलियन ने कथन कहा था कि एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। आप समझिए भूगोल का कितना महत्व है। किसी भी देश की विदेश नीति सबसे पहले देखा जाएगा इस देश की क्या भू अवस्थिति है, क्या जियो लोकेशन है उसकी, क्या उसका जलवायु है, किस प्रकार का जलवायु है, उसकी अवस्थिति, उसकी जलवायु, उसके प्राकृतिक संसाधन, उसकी स्थलाकृति, सब कुछ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये आपकी शक्ति का द्योतक होता है। और सबसे फर्स्ट जो मेन फैक्टर है वो ये है भूगोल। इसलिए हमें बेहद समझना जरूरी है। आपको पता है विश्व विजेता सिकंदर जब हम अपने जीवन के अंतिम दशकों में जब अपने विश्व विजय के लिए जब निकल रहा था, तो जब वो अंत में जब हारा तो उसका भी एक कारण था वो जलवायु से समझौता नहीं कर पाया, जलवायु से भीड़ नहीं पाया, क्योंकि एक ठंडे प्रदेशों से जब उष्ण स्थलों बढ़ा तो वहां का क्लाइमेट, वहां की जलवायु, वहां की इस तरह की कृतियों से वो बिल्कुल भीड़ नहीं पाया, अर्थात उनको वहां हारना। कारण क्या था? भूगोल। इसलिए किसी भी देश की विदेश नीति का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर निभाता है भूगोल। इसलिए हमारी कक्षा में आज हमारा प्रमुख रूप से राष्ट्रीय शक्ति का जो तत्व है भूगोल को केंद्रित करके आज समझने का प्रयास करेंगे कि भूगोल किसी देश की विदेश नीति, किसी देश की शक्ति के रूप में क्या क्या भूमिका अदा करता है और क्या इसका भूमिका या रोल है। तो सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रफल। भूगोल के अंतर्गत हम अलग अलग भागों में बांटते हुए पहले देखते हैं क्षेत्रफल। भूभाग, किसी राज्य का भूभाग कितना क्या महत्वपूर्ण है, इसको
राष्ट्र की भूमिका आकार स्वयं में एक शक्ति का तत्व है। बड़े क्षेत्र या बड़े क्षेत्रफल से राष्ट्र दो प्रकार से वृद्धि करता है। बड़े क्षेत्रफल से राष्ट्र दो प्रकार से वृद्धि करता है। एक तो बड़े क्षेत्र वाला राष्ट्र अधिक जनसंख्या संभाल सकता है, दूसरा उसके पास प्राकृतिक संपदा की अधिक होगी तो विविध प्रकार से और भी उसको फायदे मिल सकते हैं। मतलब ये समझिए कि जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा उतनी उसकी ज्यादा शक्ति होगी। छोटा क्षेत्रफल कम शक्ति होगी, बड़ा क्षेत्रफल ज्यादा शक्तिशाली होगी। आप देखिए सेम ट्रैजेक्टरी रशिया, कनाडा, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये बहुत विशाल राष्ट्र है, बहुत ही विशाल राष्ट्र है। तो आप समझिए कि जिसके पास अथाह क्षेत्रफल हो, बहुत विस्तृत क्षेत्रफल हो, तो उसके लिए बहुत बड़ी भूमिका और साथ ही उसके कई प्रकार के संसाधन उससे संपन्न होगी। बड़ा क्षेत्रफल है, जो खनिज संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उससे भी उसकी शक्ति में वृद्धि होगी। तो स्वाभाविक है कि अगर आपका बहुत बड़ा भूभाग है, आपका एरिया बहुत ज्यादा है, तो ये भी एक शक्ति के रूप में स्पष्ट करता है और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो एक तो हम क्या समझे, एक बात स्पष्ट हुई कि क्षेत्रफल ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है जनसंख्या भी ज्यादा होगी। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या ज्यादा होने से वो राष्ट्र अपने आप में शक्तिशाली रूप में उभरते हैं। उसके पास कार्य क्षमता होगी, उसके पास मानव संसाधन होंगे, और क्षेत्रफल ज्यादा है तो खनिज संपदा, प्राकृतिक संसाधन उसके पास होंगे। तो समझ सकते हैं कि दोनों स्तर पर उस राज्य के लिए बहुत बड़ी एक प्रकार से शक्ति के रूप में अर्जित कर सकते हैं, शक्ति रूप में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तथा राष्ट्र का बड़ा आकार होने से निश्चित रूप से उसे सैनिक लाभ भी पहुंचता है। अगर किसी राज्य का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, किसी भी राज्य का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, तो सैनिक शक्ति के रूप में बहुत बड़ा फायदा पहुंचता है। कैसे आप समझिए, ये जापान ने जब चीन पे आक्रमण किया 1937-45 के आसपास में बात करता हूं कि जब जापान ने चीन पर आक्रमण किया तो जापान जो राज्य है वो चीन के बड़े आकार के कारण ही उसे नहीं कुचल सका। यानी चीन का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, जापान छोटा है। अब वो ये मैटर नहीं करता है कि कैसे क्या है, लेकिन जापान ने जैसे चीन पर आक्रमण किया तो जापान को मार इसलिए खानी पड़ी कि उसमें फिर वो चाइना का बहुत बड़ा आकार होने की वजह से क्षेत्रफल का कारण पूरी तरह से उसको नहीं कुचल सका। और यही बात हम करते हैं अगर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कि जब जर्मनी ने रशिया पे सोवियत संघ पर जब हमला किया तो जर्मनी को धराशायी करने में भी सोवियत संघ की बहुत बड़ी क्षेत्रफल की भूमिका रही। आपको पता है कि जैसे जब जर्मनी ने हमला किया सोवियत संघ की तरफ घुसा तो सोवियत संघ की सेना ने पहले निजात दिया आने दो से, कि उसको पता आने दो एक बार, क्योंकि हम बॉर्डर पे जाकर खड़े हो जाएंगे तो वो भी बॉर्डर पे रहेंगे तो दोनों तरफ से मतलब जिस प्रकार से आप सबक सिखाना चाहते हैं नहीं सिखा सकते। लेकिन उसको पता था सोवियत संघ को कि जर्मनी हमारे क्षेत्रफल के सामने कुछ भी नहीं है इस बार, इसलिए उसको एक बार अंदर आ गया, स्वागत करते रहे आइए आप। जो ही वो अंदर की तरफ घुसे तो पूरी तरह से जर्मनी की सेनाएं सोवियत संघ की तरफ घुस गई तो उन्होंने वापस अपनी सेनाएं सोवियत संघ अपनी सेना पूरा बॉर्डर सील कर दिया और अंदर ही रह के फिर आप समझो किसी दूसरों को कैसा सबक सिखाया जा सकता है। तो ये कैसे संभव है, क्षेत्रफल का। यानी आपका बड़ा भूभाग होगा तभी कर पाएंगे ना, भूभाग भी नहीं है तो आप क्या करोगे, क्या कर लोगे, क्या वहां पे आप युद्ध करोगे। इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा तो आपको कई दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, हर एक प्रकार से आप पॉजिटिव में रहेंगे और आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि जब जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के विरुद्ध सोवियत संघ का जो इतना जो तरीका था वो बड़े क्षेत्रफल की वजह से सफलतापूर्वक अपनी रक्षा कर पाए। इसलिए बड़ा क्षेत्रफल होगा तो उस देश के पास कृषि की भूमि होगी ज्यादा, कच्चे माल की भी अधिकता होगी तथा विभिन्न प्रकार की विविधताएं होगी। ठीक है, तो इससे कह सकते हैं कि वो राष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से मजबूत रहेंगे, अपना विकास कर सकेंगे। लेकिन ये बात यहाँ पर ये समझनी है, केवल क्षेत्रफल बड़ा हो और जनसंख्या नहीं हो तो फिर उसको फिर थोड़ी शक्तिशाली होने में कमी लगेगी। कारण आप देखिए कनाडा, आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, क्षेत्रफल में बहुत बड़े हैं लेकिन जनसंख्या कम है। इसलिए जनसंख्या और क्षेत्रफल
इस बात को समझें। अगला जो है हमारा जलवायु, एनवायरमेंट। देखिए जलवायु किसी देश के जनसंख्या पर या उनकी व्यक्तियों के चरित्र पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। आप इतिहास में उठा के देखेंगे कि आप एक अफ्रीकी देश देखिए, एक यूरोपीय देश देखिए, नागरिक लोग सब जगह रहते हैं, लेकिन विकास और विकसित और हर एक क्षेत्र में तकनीकी सामरिक हर एक क्षेत्र में जो उपलब्धता यानी विकास जो हुआ है सभ्यता का, वो आप यूरोप में ज्यादातर देखते हैं, अफ्रीका में देखिए, एशिया में देखिए, या जो बिल्कुल 0 डिग्री से नीचे के राष्ट्र हैं उनके तो देखिए क्यों नहीं होता। महत्वपूर्ण भूमिका एक अदा करता है जलवायु। जलवायु महत्वपूर्ण एक भूमिका के रूप में आगे बढ़ता है या एक अपनी भूमिका निभाने का कार्य करता है। देखिए हंटिंगटन कहते थे, हंटिंगटन ने स्पष्ट किया था कि जहां भी सभ्यता उत्कृष्ट है वहां विशिष्ट प्रकार का मौसम व्याप्त है। किसी कोई भी सभ्यता आप उठा के देखेंगे, हिस्ट्री में आप अध्ययन करेंगे, जहां जहां भी सभ्यता उत्कृष्ट हुई है तो वहां का जो मौसम है, वहां की जलवायु है, वो भी उत्कृष्ट प्रकार की रही है। आपके हर कार्य को प्रभावित करती है जलवायु। आपके हर कार्य में आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित करती है वहां की जलवायु। इसलिए विश्व में नजर डालेंगे या विश्व के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बड़ी बड़ी मानव सभ्यता जो उत्कृष्ट स्तर की रही है या है, वहां पर जलवायु ने अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, बहुत बड़ी उसकी एक कह सकते हैं आधार है। इसलिए जलवायु अत्यंत प्रभाव भौगोलिक तत्व है जिसका देश के उत्पादन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चरित्र पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। यानी देश के उत्पादन, आप किस प्रकार का उत्पादन है, प्राकृतिक तौर पे औद्योगिक दृष्टि से, स्वास्थ्य और चरित्र पर व्यापक प्रभाव पड़ता है जलवायु का। इसलिए जलवायु को समझना यहाँ पर बहुत जरूरी है। और कोई भी राष्ट्र महाशक्ति तभी बन सकता है जब उसका जलवायु समशीतोष्ण हो। समशीतोष्ण जलवायु है वो राष्ट्र महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ सकता है। आज के सभी शक्तिशाली राष्ट्र शीतोष्ण कटिबंध में है, ठंडे जलवायु लोग नैतिक दलों पर झुंझारू होते हैं। आप देखिए शक्ति से महाशक्ति की तरफ बढ़ना है तो आपकी जलवायु कैसे उसको निर्भर करती है। आज के जमाने में जितने शक्तिशाली राष्ट्र हैं, वर्तमान में विश्व में जो महत्वपूर्ण शक्तिशाली राष्ट्र हैं, आप देखेंगे वो सभी राष्ट्र समशीतोष्ण कटिबंध में उपस्थित या वहां पर अवस्थित है। और ये भी इफेक्ट पड़ता है कि अगर समशीतोष्ण कटिबंध की जो जलवायु के जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, जनता है, वो भी बेहद मेहनती होती है, कर्मठ होती है, झुंझारू होती है, उनमें कार्य क्षमता ज्यादा होती है, कार्य की लगन ज्यादा होती है। तो आप देखेंगे कि विश्व का जो वैज्ञानिक स्तर का, तकनीकी स्तर का, हर एक क्षेत्र में साहित्य, कला, संगीत, हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे कि इस समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के जितने भी देश अवस्थित हैं, सब ने एक महाशक्ति की तरफ बढ़े हैं, एक अपने आप का अस्तित्व और अपनी शक्ति के रूप में आगे बढ़ने का प्रयत्न किया है और प्रयास किया, प्रदर्शन किया है। इस बात को समझना अति आवश्यक है। इसलिए जलवायु व्यक्ति के चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे कि गर्म स्थलों के जो व्यक्ति हैं या जनता है वो बेहद आलस्य, काम के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, आलस प्रवृत्ति के होते हैं और एक काम करना नहीं हो समझ सकते कि काम टालने की प्रवृत्ति होती है, मतलब वो उत्पादकता नहीं होती। कुल मिला के सब समझने का प्रयास करें तो बिल्कुल क्योंकि वहां की जलवायु भी एक फैक्टर के रूप में भूमिका अदा करता है। लेकिन आप यूरोपीय देशों में देखेंगे कि वहां का जो ठंडा और समशीतोष्ण जो वहां का जो क्लाइमेट है उसमें व्यक्तियों को काम करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। तो कहने का तात्पर्य अपवाद हर जगह होता है, खास रूप में होता है, लेकिन समझना आप ये है कि ओवरऑल को सामान्य तौर पर समझें तो जलवायु किसी राज्य के जो शक्ति के रूप में है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस बात को हमें समझना चाहिए। जलवायु की जो विषमता है, अब उसका भी देखिए आपका कि सहारा बेसिन है, सहारा का जो रेगिस्तान है, जलवायु विपरीत, वहां पर जीवन यापन करना मुश्किल है। इसलिए देखिए सहारा रेगिस्तान इतना बड़ा लेकिन वीरान है।
कोई उत्पादन करेगा। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि आप सहारा का रेगिस्तान है, जलवायु विपरीत विषम जलवायु, या फिर आप देखेंगे अमेरिका देश की विषम जलवायु, लेकिन आप उसी तरफ यूरोप की जलवायु देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से कितना महत्वपूर्ण जलवायु एक फैक्टर के रूप में काम करता है। इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए। ठीक, अगला जो मैन है इस्लाम का, नाम से स्पष्ट कि जो भी क्षेत्र है, जो भी एरिया है, जो भी भूभाग है, उसकी किस प्रकार की अपनी जो अवस्थिति है, अवस्थिति नहीं कह सकते, मतलब टोपोग्राफी कह सकते हैं, इंग्लिश में टोपोग्राफी का समझ सकते हैं। अर्थात ये है कि किसी भी राष्ट्र की जलवायु, वहां की भू आकृति, इसको हिंदी में भू आकृति समझ सकते हैं, भू आकृति द्वारा निर्धारित होती है। यानी सर्दी, गर्मी, वर्षा, तापमान, वायु सभी स्थलाकृति से प्रभावित होते हैं। स्थलाकृति के लक्षणों में राष्ट्रों के बीच की जो प्राकृतिक सीमा का निर्धारण होता है, नदियों, पर्वतों, समुद्रों से घिरे हुए राष्ट्र उन देशों से अधिक सुरक्षित होते हैं जिनकी सीमा प्राकृतिक नहीं होती। यानी आपकी जो देश की, आपके राष्ट्र की जो किस प्रकार की आकृति है, आपका राष्ट्र भू आवृत है, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, क्या आपका राष्ट्र समुद्र के मध्य है, टापू की तरह है, यहाँ पे आप प्राकृतिक भाग में रहते हैं, आपके यहाँ की नदियां, पहाड़, जंगल, अन्य जितनी भी जो भू आकृति है, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की वृद्धि देखिए कि जिस प्रकार से जो झीलें हैं और जिस प्रकार से उनकी जो एक सीमा बॉर्डर लाइन है, उसी प्रकार से आप देखिए कि भारत और चीन के मध्य जो हिमालय है, हमारी सीमा रेखा, तो एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। आप सिंपल सा मेला है और बिल्कुल उसके किसी भी राज्य के दो भाग है, आप समझिए, तो उसमें बहुत बड़ी, अगर ये दोनों विपरीत देश है, मित्रता नहीं है, दोनों दुश्मन राष्ट्र हैं, तो उसका पूरा ध्यान हमेशा बॉर्डर पे रहेगा। लेकिन एक ऐसी भू आकृति है कि जहां पर बहुत बड़े पहाड़ हो, लंबा समुद्र हो, या और किसी प्रकार का, तो उसको थोड़ा सा ध्यान कम लगाना पड़ता है। तो भू आकृति एक प्रकार से प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये भी आपको समझना चाहिए कि स्थलाकृति का किसी भी राष्ट्र की शक्ति के रूप में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप देखिए हमारे भारत पाकिस्तान, आप कश्मीर से लेकर गुजरात तक आएंगे, हमारे पूरा बीएसएफ यहाँ पे तैनात है। कल्पना कीजिए हमारे बीच में और भी कुछ समुद्र होता है और भी किसी प्रकार का काम होता, तो जितना हमें संसाधन खर्च करना पड़ता है उतना नहीं करना पड़ता। आइए समझ में। उसी प्रकार से आप चाइना को देख सकते हो, तो चाइना ये पूरा हमारे हिमालय है, हाँ ये हमारा बॉर्डर है, चाइना एक विस्तार वाली देश है, ये बात है, ठीक है। तो फिर भी जितना हमें यहाँ पर चौकसी बरतनी होती है, इतनी यहाँ पर नहीं, क्योंकि हिमालय भी हमारे प्राकृतिक सीमा रेखा का निर्धारण करता है, एक भूमिका अदा करता है। ये बात समझना चाहिए कि किस प्रकार से इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगली है अवस्थिति यानी लोकेशन। आपके राज्य, आपके देश की अवस्थिति किस प्रकार की, यानी प्रादेशिक स्थिति एक राज्य की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। बिल्कुल स्पष्ट है, किसी राज्य की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित उसकी अवस्थिति यानी लोकेशन करती है, तथा उसकी सैनिक और आर्थिक शक्ति को भी अधिक प्रभाव डालती है। सैनिक और आर्थिक शक्ति को भी सबसे ज्यादा प्रभावित करती है उसकी अवस्थिति। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका को अटलांटिक महासागर पर अवस्थित होने का सबसे बड़ा लाभ मिला है। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ये अटलांटिक महासागर के किनारों की तरफ बहुत बड़ी रणनीतिक सामरिक लाभ मिला है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग और मौसम के अकॉर्डिंग उनका आर्थिक और सैनिक बहुत बड़ी भूमिका निभाने में इसकी अवस्थिति की बहुत बड़ा रोल होता है, भूमिका। अब आप देख लीजिए नेपाल एक चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। ये जिंदगी में कभी शक्तिशाली राष्ट्र की तरफ बन ही नहीं सकता, उसमें कई दिक्कत है। उसमें एक है
व्यापार होता है वो कहां से होता है? हमारे देश में हमने उनको जो बंदरगाह फॉर्म रखे हैं कि ये जो बंदरगाह है आपके लिए होगी। आई बात समझ में? हमारे जो मछलीपट्टनम विशाखापट्टनम के आसपास और ये हमारा हल्दिया जैसे बंदरगाह है जो हमने वहां पर व्यापारिक मार्ग के लिए नेपाल को सुविधा देते हैं। नेपाल के पास समुद्री मार्ग नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि समुद्र न होना भी अपने आप में कितनी एक समस्या के रूप में होती है, खराब होती समस्या। तो समझ सकते हैं कि आपकी जो लोकेशन है, भू अवस्थिति है, जियो लोकेशन है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहता है आपकी राष्ट्रीय शक्ति के रूप में। आप देखेंगे पुर्तगाल है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इनकी जो लोकेशन है, अमेरिका कनाडा की जो लोकेशन है महत्वपूर्ण, जापान की जो लोकेशन है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है। दूसरा आप देखिए कि ये जो लोकेशन होती है ये अवस्थिति और विधि स्थिति में घनिष्ठ संबंध रखती है। अवस्थिति से जियोपॉलिटिक्स का प्रारंभ हो या आरंभ हो, ऑस्ट्रेलिया अपनी स्थिति के कारण ही अलगाव की नीति अपनाता है। ये आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल किनारे की तरफ है, वहां पर नजदीक में बड़ी इतना राष्ट्र नहीं है, तो आप देखेंगे कि हमेशा अलगाव के आइसोलेट की भूमिका निभाता है ऑस्ट्रेलिया। विश्व के बहुबड़ी शक्तियों के मध्य जो संघर्ष होता है उसमें अचानक से ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि उसकी अवस्थिति इतनी दूर है कि वहां पर किसी के हित परवाह नहीं होती। तो ये अवस्थिति अपने आप को अपनी विदेश नीति में भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाने को प्रेरित करती है, उसमें आगे बढ़ाती है। ठीक है। तो समझ सकते हैं कि विश्व में जैसे बेल्जियम का उदाहरण है कि राष्ट्र से घिरा होने के कारण बेल्जियम अपनी सुरक्षा और राष्ट्र नीति दृष्टि से फ्रांस और इंग्लैंड का समर्थन है। अब बेल्जियम के आसपास के जितने जो देश हैं उन देशों की स्थिति के कारण हमेशा अपनी सुरक्षा और राष्ट्र हितों की दृष्टि से बेल्जियम, फ्रांस और इंग्लैंड का समर्थन है। न चाहकर भी उसको समर्थन रहना पड़ता है। कारण क्या है? अवस्थिति। सोवियत संघ तथा चीन के कारण भारत ने गुरुत्वाकर्षण की नीति अपनाई, स्विट्जरलैंड ने भी तटस्थता की नीति अपनाई, कनाडा शक्तिशाली होते हुए अमेरिका की वजह से प्रभावशाली नहीं हुआ। कारण क्या है? अवस्थिति। ठीक है। इसलिए आपको ये समझना है कि किसी भी राज्य की अवस्थिति कितनी महत्वपूर्ण होती है और क्या भूमिका निभा सकती है।